देखिए यूपीएससी में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, ठीक है, बट बात क्या है, वहां पर भी वो आपका एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट आईक्यू लेवल टेस्ट करती है, राइट, कि आप तुरंत कितना जल्दी आप इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें। यूपीएससी में जो सबसे इजी पार्ट है, जो जहां से आप मार्क्स उठा सकते हैं अच्छे से, वो पार्ट है रीजनिंग। वो पार्ट है रीजनिंग। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, राइट, इस क्वेश्चन को देखिए, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंपल। मैंने बोला ना कि आपको ये जो रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन है, ये वो पॉइंट है जहां से आप इजिली मार्क्स निकाल सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता, यहां पर से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सही कर सकते हैं। 15 में 7 से 8 इजिली सही कर सकते हैं। और 10 से 12 क्वेश्चन आप जो एप्टीट्यूड का पार्ट है, मेजर पार्ट, जो 36 से 40 क्वेश्चन समझ लीजिए, यहां से 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 12 और 8 मिलाकर के 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे यही क्वेश्चन है आपका, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, राइट, इसमें बस ये कह रहा है कि 1000 जो है, अगर इसको आप 1728 लिख सकते हैं, 125 को 343 लिख सकते हैं, तो 512 को क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये नहीं क्लिक करेगा। रीजन क्यों नहीं क्लिक करेगा? मैंने आप लोग को 1000 बार बोला है, कितनी बार समझाया है कि आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी रखनी पड़ेंगी, जैसे 1 से लेकर 20 तक का टेबल, राइट। अगर आप ये सोचते हैं, देखिए, अगर आप ये सोचते हैं क्या कि आपका रीजनिंग बिना ये किए हुए बहुत अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, माइंड इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। 1 से लेके 20 तक का टेबल याद रखिए, अप टू 30 तक का आप स्क्वायर याद रखिए, ठीक है। और अगर नहीं हो सके तो 11 या 12, मैक्स 12 तक का आप क्यू याद रखिए, ठीक है। ये याद होना चाहिए, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है, ठीक है। आपका माइंड तुरंत रीड करना शुरू करता है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन की वजह से। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन, ये 10 का क्यू है, ये आपको 12 का क्यू है, ये 5 का है, ये 7 का है, राइट। तो ये क्या होगा? डेफिनेटली ये 8 का क्यू है, तो 8 + 2, ये 10 + 2 12, 5 + 2 7, तो 8 + 2 का क्यू हो जाएगा, अगेन 1000, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं बेसिकली आप लोगों को बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जिसको भी रीजनिंग अच्छी करनी है, उसको ये तीनों चीज आना चाहिए। 1 से लेके 20 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर, और 11 से लेकर 11 या 12 तक का क्यूब। 15 तक का कर लिए तो बेहतर है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप लैग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हर कैलकुलेशन में आपको अगर 30 सेकेंड एक्स्ट्रा देना पड़े, राइट, हर कैलकुलेशन में अगर आपको 30 सेकेंड एक्स्ट्रा देना पड़े, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना 600 सेकेंड एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। यानी आपको 10 मिनट सिर्फ कैलकुलेशन में ही एक्स्ट्रा आपका जा रहा है। 10 मिनट का मतलब आप एग्जाम में समझ रहे हैं, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, और वो सिर्फ आपके कैलकुलेशन की वजह से खराब हो रहा है, राइट। क्यों? आपको ये याद नहीं है, आपको ये पता है ये 10 का क्यू है, ये भी पता होगा 5 का क्यू है, लेकिन ये दोनों के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इस दोनों के कैलकुलेशन में आपका मिला करके 30 सेकंड जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में अगर आपका 30 सेकंड जाएगा, तो आप समझ लीजिए आपका हल क्या होगा, ठीक है। 10 मिनट तो आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बस आपको इतना कह रहा है, आपको यहां पर देख के टफ लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन कुछ नहीं। ये क्वेश्चन है कि ax_b को आप ऐसे लिख सकते हैं, a² + b²। ये बस इतना ही है कि अगर आपको ax_b दे रखा है a² + b², ayb अगर दे रहा है कहीं, तो इसका मतलब है कि a² - b²। azb लिखा हुआ है तो आपको a + b का स्क्वायर करना है, और अगर amb लिखा हुआ है तो आपको a - b का स्क्वायर करना है। बस इतना ही करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है 2z2 2z2
एम 4y m 4y4। तो 2z2 क्या है? 2z2 का मतलब आपको az b, इससे कंपेयर कीजिए। तो ये क्या कह रहा था? a प्लस बी का स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 16m। फिर क्या है? 4y4, 4y4, राइट, 4y4 यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपको 0 आ जाएगा, 0, राइट। अब कह रहा है 16m0, राइट। तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 0 का स्क्वायर, 256। बस इतना ही होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये नोटेशन है। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। वो डराने के लिए आपको होता है, अरे यार ये क्या पूछ दिया, ये इतना टफ सा क्या दे दिया। बस आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल पॉइंट होते हैं मार्क्स लेने के, ठीक है। वहां आपके अंदर का जो डर बैठा हुआ है, दो डर, एक में यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन नहीं देगी, एक वाला डर इसमें कुछ छुपा हुआ है, राइट। और दूसरा मैं मैथ्स में वीक हूं। ये दो डर जो है वो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने से रोकता है, या ऐसे क्वेश्चंस में आपसे गलतियां करवाता है, ठीक है। तो आपको वहां पर डरना नहीं है, ठीक है। आपको क्लियर रहना है, जो मैं करवा रहा हूं वो आप करते जाइए। अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी अच्छा है और आप मेरी बात मान रहे हैं तो आप यहीं से पास कर जाइएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आप मेरे वीडियोस में जाएंगे, मैंने रीजनिंग को बहुत ही आपको यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स पे बहुत डाल रखा है, डायरेक्शन के बारे में बहुत बता रखा है, ठीक है। 2025 वाली सीरीज में थोड़ा ही जाएंगे, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर सीरीज, जितना इस सब का मैंने इतना बता रखा है कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब के फ्री को ही देखेंगे तो आपको वो सब आ जाएगा। हाँ, पेड लेक्चर की बात थोड़ी डिफरेंट होती है, डेफिनेटली बोलता हूं, ठीक है। वहां पर ऑब्वियसली पेड लेक्चर है तो थोड़ा तो डिफरेंट होगा ही, है ना। देखिए ये क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने कई बार समझाया है, आपको पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लेना है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर लिया, राइट। देखिए अब आप इसको कहते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहां पर अब दो चीजें और होती हैं। अगर आपने 45 डिग्री पर इसको ऊपर इधर और इसको इधर, ये 45 डिग्री होता है, ठीक है, सबकी तरफ से, राइट। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, उत्तर पूर्व, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। देखिए मेरी सारी क्लासेस हिंदी वालों के लिए तो समझ लीजिए मेरी सारी क्लासेस हिंदी में अवेलेबल है, राइट। जो मेरा आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे ऐप के थ्रू हिंदी में पढ़ रहे हैं, और यकीन मानिए उनका सीसैट बिल्कुल ही बेस्ट हो जा रहा है। उनको फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट या किसी की भी जरूरत नहीं हो रही है। क्यों? बड़े इंस्टीट्यूट के साथ क्या, उनके पास नाम है बस, वरना फैकल्टी के नाम पर बहुत सारी चीजों में तो सिर्फ कचरा बेच रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक लड़का ने ज्वाइन किया, उसने बहुत सारी जगह से कोर्सेज कर रखे हैं सीसैट के, और उसको सब कहता है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि उन प्रॉब्लम क्या है कि सबको लगता है कि सीसैट है, ठीक है, कुछ भी कोई भी पढ़ा दे, क्या सीसैट क्लियर ही तो करना है। लेकिन भैया सबसे बड़ा हर्डल सीसैट ही है। प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ा हर्डल ही यूपीएससी में सीसैट बन गया है। मैक्सिमम लड़के सीसैट की वजह से जीएस क्लियर भी हो रहा है तो सीसैट फेल हो रहा है, और हिंदी मीडियम वाले और नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले के साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समझे। वैसे तो सीसैट का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो चुका है कि कई सारे मैथ्स वालों का भी कवाड़ा बेड़ा गर्क है, ठीक है। देखिए जबकि यूपीएससी इतना टफ क्वेश्चन पूछती नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने अच्छे से वर्क किया नहीं है, राइट। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व,
राइट। सबसे पहले हम जो इसमें नाम लिखते हैं, तो जो इसके वाला है इसको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहां से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं जनरली, इसीलिए सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं नाम लिखने में, ठीक है। इसीलिए उत्तर पूर्व, इधर उत्तर पश्चिम, यहां दक्षिण है तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जो है 10 मीटर वेस्ट वार्ड चले हैं, यानी पश्चिम की तरफ, आप 10 मीटर पश्चिम की तरफ चल रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को यहां खड़ा कर दीजिए, राइट। और अगर आपने अपने आप को यहां खड़ा किया तो आप 10 मीटर यहां पर चले, पश्चिम आए, चलिए भैया आप 10 मीटर पश्चिम आ गए, आप अब यहां आ चुके हैं 10 मीटर पश्चिम, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आप फिर टर्न लेफ्ट। अब मान लीजिए आप यहां पर खड़े, आप देखिए जैसे बोला जा रहा है वैसे ही चलना है। अगर आप यहां पर से चल करके यहां पहुंचे हैं, ठीक है, तो आपका लेफ्ट कौन होगा, ये वाला राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। आपको हमेशा अपने हाथ की डायरेक्शन क्लियर रखनी है। अगर आप मुंह आपका इस तरफ देख रहे हैं ना, आप इधर चल के आए हैं, मुंह इधर है, आप इधर चल के आए हैं, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। लेफ्ट का मतलब आपको इस डायरेक्शन में मुड़ना है, इधर आना है। राइट का मतलब उधर जाते, लेफ्ट का मतलब आप इधर आ रहे हैं, है ना। राइट होता तो आप नॉर्थ की तरफ जाते, ठीक है। लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, आप फिर से 10 मीटर चल के आते हैं, आप 10 मीटर चल के आए हैं, ठीक है। अब आप 10 मीटर चल के आए हैं तो ये आपकी खोपड़ी रही, ये आपका खोपड़ी रही, ये आप ये मूड़ा। अब यहां से कह रहा है देन ही टेक्स ए 45 डिग्री टर्न राइट वर्ड। आपको 45 डिग्री टर्न लेना है, आप इधर आए हैं साउथ की तरफ, यहां पर आए हैं, ठीक है। राइट किधर है, इधर है आपका, ये आपका राइट है ना, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, और आपको 45 डिग्री टर्न लेना है राइट वर्ड, तो ऑब्वियसली आप इस डायरेक्शन में 45 डिग्री टर्न लेंगे, राइट। एंड वॉक्स स्ट्रेट, फिर आप इसी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में सीधे चलते चलेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, साउथ वेस्ट। आपको डायरेक्शन वाले में सिर्फ जो कह रहा है उसको फॉलो करना है, अपने आप को बिठाइए, ए बी सी जो भी बोले, राम मोहन सोहन सीता गीता, आपकी गर्लफ्रेंड, या तो अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा दीजिए, फिर तो आप एकदम गलती नहीं करेंगे। अगर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको जो आदमी के बारे में बोल रहा है उसमें आप उस लड़की को बिठा दीजिए, उसको एज्यूम कीजिए जो आपको सबसे सुंदर लगती है, उसका पीछा करने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। वो किधर भी मुड़े आप उधर ही मुड़ेंगे, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि लेफ्ट जा रहे हैं तो आप सुन के भी, आप आंख बंद करके भी लेफ्ट पहुंच जाएंगे। अगर वो बोलेगा कि वो 45 डिग्री मुड़ी है, वो 1 डिग्री गलती कर सकती है, आप 1 डिग्री गलती नहीं करेंगे, आप उसके पीछे ठीक 45 डिग्री पे ही जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन वाले टेस्ट क्वेश्चन में अपने आप को वहां पर बिठा दीजिए। अगर आपने उसको अपने आप पर बिठा दिया आदमी की जगह, फिर तो जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन बोलेगा आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे। टीचर गलत हो सकता है, एग्जामिनर गलत हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी महबूबा का पीछा करते करते एकदम ठीक वहीं पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इससे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है तो क्या होगा, आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं जनरली इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, नेक्स्ट के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन, ठीक है। अगर आप 4 और 13 के बीच का रिलेशन देखेंगे, देखिए बहुत तरह के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। कई बार आपको डायरेक्टली दिख जाएगा स्क्वायर के टर्म्स में चल रहा है, राइट। यहां पर बहुत कुछ आपके दिमाग में डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच रिलेशन देखिएगा तो क्या होगा, 4 × 2 + 5 31। फिर इन दोनों के बीच का देखिए रिलेशन, 13 × 2 + 5 31, 13 × 2 + 5 31, 31 × 2 + 5 67, 67 × 2 + 5 134 होगा, ये 67 × 2 134 + 5 139। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जो चल रहा है वही होना चाहिए, 139 × 2 + 5, ठीक है।
139 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा 278, और इसमें +5 करेंगे 283। आंसर क्या हो जाएगा 283। वेरी सिंपल। आपको जो सीक्वेंस आ रहा है, इस तरह के सीक्वेंस को मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मेरे लेक्चर्स में, जहां पर सीक्वेंस सीरीज का चल रहा है, ठीक है। आप वहां जाकर देखेंगे तो मैंने इसको जितने भी टाइप के होते हैं आपको फ्री में दिया हुआ है, राइट। आप इसको देखिए, आपको एकदम गलतियां नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट देख। यहां पर भी देखिए सिंपल सा मैंने दिया हुआ, कहीं टफ नहीं दिया है अभी, राइट। मैं धीरे धीरे आपको जो टेस्ट बढ़ता जाएगा, रीजनिंग के स्टैंडर्ड भी आपको एक से एक रीजनिंग के क्वेश्चंस को दिखाएंगे, ठीक है। अभी दूसरा टेस्ट उम्मीद है आप लोगों का अच्छा गया होगा। मैंने दूसरा टेस्ट जो अपलोड किया था, ठीक है, डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का दूसरा टेस्ट भी अच्छा गया होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो ऐप डाउनलोड करके दूसरा टेस्ट देख सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो है कि दूसरे टेस्ट के बाद आपका, हाँ, उसका भी सॉल्यूशन अपलोड करना है। पहले तो पहला टेस्ट का हो जाए, कॉन्टिन्यूटी में कर दूंगा, ठीक है। और क्या नाम है, दूसरे टेस्ट के बाद तीसरा टेस्ट आपको फरवरी में होगा, ठीक है। टेस्ट दीजिए, आप इस इंतजार में मत रहिए कि अभी मैंने रिवाइज नहीं किया है, अभी एक बार मैं सब रिवाइज कर लूंगा तब फुल लेंथ टेस्ट दूंगा। पता चलेगा कि इस चक्कर में ना आपका ना मई आ गया, क्योंकि जब टेस्ट में गलतियां होती हैं तो लोग उस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सबके साथ, लोग टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। क्यों? पैसा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्यों, मेरे दोस्त ने कर रखा, उसने कर रखा, उसने कर, सब टेस्ट सीरीज का, मैंने नहीं कर रखा। लेकिन आप उन सब से जाकर के पूछिए कि टेस्ट सीरीज में कितने लोग टेस्ट देने जाते हैं। एक टेस्ट देने जाएंगे, टेस्ट खराब हुआ, फिर अगला टेस्ट वो तब तक नहीं देने के चक्कर में, तो जब तक वो सिलेबस पूरा नहीं कर लेते, और सिलेबस पूरा करते नहीं। तो 90% स्टूडेंट्स जो है उन टेस्ट सीरीज का उनका पैसा बर्बाद ही जाता है, समझे। जिस तरह मेंस में लिखना जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यहीं से सीखिए ना। क्या जरूरत है, अगर आपको इसका सीक्वेंस सीरीज वहां से आए तभी सीखना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में फिर वही रिलेशन 4 इंटू 2 प्लस 3 11। यहां पर 11 और 19 का क्या होगा, 11 इंटू 2 प्लस 3 नहीं होगा, प्लस 3 करने जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 होना चाहिए, लेकिन ये तो 19 हो रहा है, यानी 11 इंटू 2 -3 है, राइट। अब आपको x के बारे में नहीं पता है, x के बारे में नहीं पता है, हम देखते हैं कि 79 इंटू 2 का क्या है, 79 इंटू 2, राइट, 158, राइट, तो +3, राइट, 161। यानी इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में इंटू +3 चल रहा है, इन दोनों के बीच में -3 चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों के बीच में क्या आएगा, +3, फिर इन दोनों के बीच में -3, तभी तो इन दोनों के बीच में +3 आएगा। रिलेशन यही बन रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको 19 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 41। क्यों, 41 इंटू 2 प्लस -3 करेंगे तो आपको 79 आ जाएगा। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, यहां ये सीक्वेंस सीरीज सबसे खतरनाक चीज है। खतरनाक इसलिए कि आपका दिमाग काम करना चाहिए वहां। इस पर एक से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं इसको, जिसको +3 यहां पे स्क्वायर करके 3 हो सकता है, -3 आपका। क्यों मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है तो आप इन्हीं चीजों को बहुत जल्दी करते हैं, है ना। आपका दिमाग तुरंत कैलकुलेट करता है, अच्छा अच्छा यहां पर +3 हो रहा है, यहां -3 हो रहा है। देखिए, ये आपको सोचने से पहले ही आपका दिमाग कैलकुलेट कर लेगा कि यहां -3 हो रहा है, और 79 इंटू 2, मतलब आप कैलकुलेशन नहीं आ रहा, 79 और 161 में क्या रिलेशन हो सकता है। ये जो सोचने का टाइम है, ये क्या दिमाग तो कैलकुलेट कर लेगा ना, 179 इंटू 2 प्लस 3। ये कैलकुलेशन से होता है। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, इससे फास्ट होता है माइंड। देखिए, इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से नेसेसरली ट्रू नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा, ठीक है। कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। पहले ये देखिए, पहले 4 कंडीशन दे रखा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ए और बी जो है आपको
भाई हैं, राइट। ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ब्रदर कौन है? ए है। किसका है? बी का। क्योंकि मेल फीमेल भी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसके बारे में तो क्लियर हो गया कि ये भैया मेल है। इसके बारे में क्लियर नहीं है अभी मेल है या फीमेल है। मेल और फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ब्रदर है भाई, भाई तो भाई का भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है, ठीक है। बी इज ब्रदर ऑफ सी। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया कि ये भी जो है ब्रदर है। बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी जो है ब्रदर है, ये भी मेल है। किसका? सी का। अब सी के बारे में नहीं पता है, ये भी ब्रदर है। सी इज ब्रदर ऑफ डी। सी जो है ब्रदर है डी का, ये भी ब्रदर है, मेल है। डी क्या है अभी नहीं पता। डी इज सिस्टर ऑफ ई। डी ई की सिस्टर है, यानी ये फीमेल है, ये क्लियर हो गया। ई के बारे में नहीं पता है, ठीक है। ई के बारे में हमें नहीं पता है। इस चारों ऑप्शन से हमें क्या पता नहीं चला? ई के बारे में। ई आइदर मेल और फीमेल, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला कह रहा है कि ए डी इज सिस्टर ऑफ सी। डी इज सिस्टर ऑफ सी, ऑब्वियसली डी भाई है, डी भाई है, और ये लिख ही रहा है डी इज सिस्टर ऑफ ई, ठीक है। डी बहन है, ये तो क्लियर है हम लोग को। जब डी बहन है, यहां पर इन सब में डी बहन है, सिस्टर है, राइट, ये क्लियर है। बाकी ये तीनों भाई हैं, ये भी क्लियर है। ये पांचों भाई बहन है, ये तो क्लियर है। ये पांचों भाई बहन है, ये क्लियर है। इसमें ए बी सी भाई है, डी बहन है, ई के बारे में पता नहीं है भाई या बहन है। अब ऑप्शन देखते चले जाएंगे। डी क्या है? सिस्टर है सी की। डी सबकी सिस्टर है, चाहे कोई भी हो। ए सही है। बी और सी ब्रदर हैं, बी और सी हमेशा ब्रदर रहेंगे, ये भी सही है, ठीक है। अब कह रहा है ए बी सी आर मेल। ए बी सी मेल है, ये भी क्लियर है। डी इज फीमेल, ये भी क्लियर। हर कंडीशन में ये लोग होंगे। डी देखिए, डी कह रहा है डी एंड ई आर सिस्टर। नहीं, डी एंड ई आर सिस्टर ये नहीं। ई क्या है ये नहीं पता है। ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है। डी बहन है ये पता है, लेकिन ये मेल और फीमेल में कुछ भी है, तो ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है। तो ऑप्शन 4 गलत है। रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। कभी कभी आपको ट्रिपिकल इसलिए दिखता है, जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना सीखिए, पहली बात। कई बार क्वेश्चन टिपिकल अगर दिखे तो अपने आप को बिठा लीजिए, राइट। जैसे आप अपने बारे में सोच लीजिए, आपके बारे में बोल रहा है कि आप इसके भाई हैं, भाई बहन में किसी एक को रखिए। फिर जैसे पता चला भाई है तो अपने आप दूसरे भाई को रख लीजिए। फिर जैसे पता चले ये भाई है, तीसरे भाई को रख लीजिए। जैसे पता चल रहा है बहन है, बहन को रख लीजिए। अपने दिमाग में जितने भाई बहन है उन सबको रखते चले जाइए। अब इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि भाई है बहन है, बस क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट में ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में भी अपने आप को बिठाना शुरू कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। और डायग्राम जरूर बनाइए, डायग्राम बनाइएगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने लास्ट ईयर दिए हैं, ठीक है, और आते रहेंगे क्योंकि अभी देना स्टार्ट ही किया है, राइट। और मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था लास्ट ईयर, और वहीं से एकदम सिमिलरली मिलता जुलता क्वेश्चन यूपीएससी ने मेरे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार दिए, थैंक्स टू यूपीएससी, ठीक है। एंड और उसका रीजन भी है, अगर आप किसी काम पे वर्क करते हो, पैटर्न देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, तो मैथ्स है, अगर कहां जाएगा, है ना। चीजें वहीं आएंगी, कितनी चीजें। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो मनी बिल है, वो घूम फिर के आता ही रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इन्फ्लेशन है, वो आएगा ही आएगा, राइट, है ना। बट यहां पर क्या है? मैथ्स है। एक थ्योरम पर इतने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो तभी सॉल्व होंगे जब आप प्रैक्टिस से करेंगे। मनी बिल के पॉइंट्स होंगे 5-6, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्या करेंगे उसके बाद? उसी पे फ्रेम करेंगे क्वेश्चन। आप वहां गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो 6 पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते, लेकिन यहां पर एक थ्योरी से
सिर्फ एक थ्योरी से 50 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं अलग अलग तरीके। समझे? अगर ये पासिंग ना रहे तो यूपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकती है कि पास करना मुश्किल हो जाए। समझे? अगर वो ये सोच ले कि मुझे सीसैट में नहीं पास होने देना है, तो 2023 का पेपर तो कुछ नहीं था। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा के दे सकती है कि लंका लग जाएगी। ठीक है? और वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत टफ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही है, वो फंसा रही है आपको, आपको बेसिक्स में फंसा रही है, वो आपको बेसिक्स में फंसा रही है, आप वहां पर फंस रहे हो, वहां आपसे नहीं हो रहा है। समझे? देखिए अब ये क्या कह रहा है, पहला पहला ही इसका यह है कि कंडीशंस देखते जाइएगा। पहला कंडीशन, पहला क्या है कि m इज लेस देन ए। एक बात याद रखिए कि m हमेशा a से कम रहेगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है a इज लेस देन l। इस कंडीशन से दो चीज हो सकता है, क्या? या तो a जो है l के बराबर है, या a हमेशा l से छोटा रहेगा। समझे? इसको एक तरीके से समझिए कि वो कह रहा है कि l ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका क्या मतलब हो गया, l या तो 5 है या 5 से बड़ा है। तो ये कंडीशन है। समझे? कंडीशंस देखते चले जाइए, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइट? अब दूसरा देखिए, सिमिलरली कह रहा है कि l इक्वल टू v। l जो है वो हमेशा v के बराबर है, l v के बराबर है। v b से छोटा है, v जो है b से छोटा है। क्लियर चीज है? ठीक है? और b उसी टाइम पर e के बराबर या बड़ा है, b उसी टाइम पर e के बराबर या बड़ा है, या तो b e है या b e से बड़ा है। समझे? ये दोनों केस है। और e जो है वो h के बराबर है। समझे? अब कह रहा है देन a इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। e कह रहा है क्या a जो है ऑलवेज e से बड़ा होगा? a को बड़ा होना है ऑलवेज e से। अब देखिए ये क्या क्या केस हो सकता है। सबसे पहले देखिए a के बारे में, a l के बराबर है से छोड़िए, l से छोटा भी है। ठीक है? a l से छोटा भी है। ये वाला केस देखिए, a ऑलवेज की बात हो रही है, l से छोटा भी है, l v के बराबर है, v b से छोटा है। ठीक है? और v e से बड़ा है। देख रहे हैं? दो केस देखिए, v जो है आपको ये, अब ऑलवेज ग्रेटर देन की बात कर रहा है, तो अगर आप सिर्फ इसको हटा दीजिए, ठीक है, सिर्फ किसकी किसकी बात हो रही, ई की बात हो रही और ए की, और किसी की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है? तो और जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम लेके क्या करेंगे, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको लेके हम लोग क्या करेंगे। ठीक है? ये कंडीशन आपने पहले देख ली, क्या कह रहा है ये। राइट? हमें बस इतने की जरूरत है, ए लेस देन एल इक्वल टू बी लेस देन बी ग्रेटर देन ई। ठीक है? ये इससे बड़ा है, बराबर है। ठीक है? तो हम सीधे इससे बी तक पहुंच जाते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ए लेस देन एल लेस देन बी ग्रेटर देन ई। ठीक है? अब हमें यह पता ही नहीं चल रहा है कि सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। सिचुएशन यह भी हो सकती है, मान लीजिए 11 12, ठीक है, 16 13, यह भी हो सकती है ना। सिचुएशन यह भी हो सकती है 14 15 16 13। अब ये दो सिचुएशन देख लीजिए, यहां पर ए जो है ए ई से छोटा है, और यहां पर ए ई से बड़ा है। अब बताइए, पहला तो गलत हो गया,
क्योंकि ऑलवेज ग्रेटर देन ई बोल रहा है। कभी ये ई से छोटा भी है, कभी ये ई से बड़ा भी है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन में घबराना नहीं है। अगर आप नंबर देख करके ले रहे हैं तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। सिचुएशन मैंने 2 सिचुएशन क्रिएट कर दी, आप भी 2 सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए। ऑलवेज वर्ड हमेशा फंसाता है, वहां पर अलर्ट हो जाना है। और यह भी नहीं पॉसिबल है कि अगर यहां गलत है तो यहां नहीं हो, यहां भी हो सकता है सही। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन गलत, दूसरा देखते हैं। दूसरे में भी वही कहानी है, P लेस देन L, L लेस देन A। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L या तो A के बराबर होगा या L A से छोटा होगा। A ग्रेटर देन M, M K के बराबर है, राइट। और K जो है, K या तो E के बराबर है या बड़ा है। K E के बराबर है या K E से बड़ा है। और दूसरा E T के बराबर है। हमें पूछ रहा है E और A के बीच के लिए, राइट। E और A की कहानी जाननी है, तो इसके बाद और पहले की कहानी जान के हम क्या करेंगे। ठीक है, सिंपल। अगर यहां से देखना चाहें तो यहीं फिर से देखते हैं। कहानी बहुत सिंपल है। हमें E और A को लेना है, E और A को। बाकी सबको लेकर क्या करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि कहने का क्या मतलब है, राइट। बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्रोच करते समय हम क्यों देखें कि P L में क्या रिलेशन है, E और T में क्या रिलेशन है, जब हमें A और E के ही तक देखना है। यहां A पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू M है, ये K के बराबर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू E है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम K ले लेते हैं, A ग्रेटर देन K, ग्रेटर देन K ऑलवेज इक्वल टू E, राइट। अगर ये इससे बराबर है और ये हमेशा इससे या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, यहां पर 2 ही केस हो सकता है। पहला A ग्रेटर देन K इक्वल टू E, और दूसरा A ग्रेटर देन K ग्रेटर देन E। इस दोनों केस में A क्या होगा, इस दोनों केस में A जो है ग्रेटर देन E होगा। तो A इज ऑलवेज ग्रेटर देन E या E इज ऑलवेज लेस देन A, यानी यहां ऑप्शन बी सही है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल रिलेशंस रखने हैं, समझे। चीजों को सिंपल रिलेशन रखना है। अगर यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो कोई डिजिट ले लीजिए, आपको हमेशा ये आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 25 ग्रेटर देन 23, राइट। 25 ग्रेटर देन 23 तो 22, तभी पॉसिबल है। यानी दोनों केस में क्या हो रहा है, बराबरी, ग्रेटर देन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मैंने क्लॉक और कैलेंडर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए यहां पर बस थोड़ा बता देता हूं। यहां यही याद रखिए कि आवर हैंड जो है वो आपको ½ डिग्री चलता है 1 मिनट, ठीक है। और मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री चलता है। कैसे, 1 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में कितना दूर चलता है। ठीक है, कैसे, अगर ये मिनट हैंड टोटल घूमेगा तो कितना दूर ट्रेवल करेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री करेगा, कितनी देर में करेगा, 60 मिनट में। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 6 डिग्री। जबकि आवर हैंड जो है वो आपको यहां से 1 घंटे में यहां से यहां तक सिर्फ 30 डिग्री का सफर करता है 1 घंटे में। 1 घंटे में, और 1 घंटे में कितना आवर होता है, 60 मिनट। ठीक है, तो ये ½ डिग्री ट्रेवल करता है 1 मिनट में। ठीक है, समझे। सिर्फ 60 मिनट की बात हो रही है, 1 घंटे की बात हो रही है। 1 घंटे में आवर हैंड मैक्सिमम यहां से यहां जा सकता है, या यहां से यहां, या यहां से यहां, तभी तो 1 घंटा पूरा होगा। और मिनट हैंड को पूरा रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आवर हैंड जो है 1 मिनट में सिर्फ ½ डिग्री ट्रेवल करता है, और मिनट हैंड 1 मिनट में जो है इन 1 मिनट कितना, 6 डिग्री इन 1 मिनट कितना, ½ डिग्री। अब आवर हैंड जो है, अब मान लीजिए ये कितना यहां पहुंचा है, तो कितना इसने डिग्री पूरा किया होगा, ये तो ये यहां से टोटल मान लीजिए ये रहा,
तो एक तो इसने यहां से टोटल ये डिस्टेंस पूरा किया, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरा किया आवर हैंड ने। तो कितना किया? 60 इंटू आवर प्लस एक्स, इतना ही मिनट ये ट्रेवल किया होगा। 60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये यहां तक कितना मिनट पूरा कर चुका है? 60 गुने 7 प्लस ये x मिनट है ना, ये x मिनट प्लस ये x मिनट जो हमें नहीं पता है, इतना मिनट ये पूरा किया है। तो कितना डिग्री हो गया? ये हाफ डिग्री, राइट। इसीलिए इसको मैंने h लिखा है कि आवर हैंड यहां पर से हम देख रहे हैं ना, आवर हैंड ने कितना मिनट पूरा किया, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। तो यहां से यहां आने में इतने मिनट में कितना डिग्री पूरा किया होगा? इतना डिग्री। सिमिलर टाइम पे मिनट हैंड ने कितना पूरा किया है? x मिनट। ये क्या है? ये x मिनट। मिनट हैंड x मिनट चला है तभी तो ये इतना दूर चला है। ये x मिनट है और उसके लिए ये x मिनट है, तो ये मिनट एंड का x मिनट हो गया, राइट। तो मिनट एंड कितना चला? ये आवर हैंड का हो गया। तो मिनट हैंड ने कितना पूरा किया? x मिनट। और 1 मिनट में कितना डिग्री? इतनी डिग्री। तो ये मिनट आवर हैंड ने थीटा एच आवर पूरा, थीटा एच डिग्री बनाया, और मिनट हैंड ने थीटा एम डिग्री बनाया, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही थीटा, ये आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का डिफरेंस होगा। दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, राइट। जैसे ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, ठीक। ये एंगल 0 डिग्री हो सकता है जब ये एक दोनों पे कॉन्साइड कर जाए, अगर मिनट हैंड भी यही हो आवर हैंड भी यही हो। या 90 डिग्री हो जब मिनट हैंड यहां हो आवर हैंड यहां, ठीक है। कोई भी एंगल बन सकता है दोनों के बीच में। तो एंगल कैसे, एंगल क्या होगा? अगर आप इन दोनों के बीच में 90 डिग्री निकालते तो क्या होता? 90 डिग्री के टाइम पे क्या होता? ये यहां होता, ये यहां होता, तो 90 डिग्री। उस समय इसको बोलते हैं आवर हैंड यहां है, मिनट हैंड यहां है, 90 डिग्री, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा एच माइनस थीटा एम, राइट। दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए मॉड लगा देते। तो एंगल थीटा को क्या बोलते? थीटा एच माइनस थीटा एम इक्वल टू थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या बोला जाएगा? 60h प्लस एक्स बाई 2 माइनस 6x, ये एंगल है ना, 6x, ही 6x, ये आपको थीटा है, राइट। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 60h माइनस 11x बाई 2, ये थीटा है। अब यहां पर कह रहा है कि एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। यही चीज यहां पर, ये आपको हर जगह वैलिड है। ये आप समझिए एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया, इसको आप याद रखिए ऑलवेज। जो एंगल बोलेगा यहां से आपको निकल जाएगा, ये याद रखिए, इससे बाहर कुछ भी निकलेगा वो पॉजिटिव निकलता है। मॉड लगा हुआ है, मॉड से बाहर निकलने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? हो सकता है मिनट एंगल जो होता है ज्यादा डिग्री बना रहा हो, आवर एंगल कम बना रहा हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 60। और याद रखिए आवर एंगल हम हमेशा पहले वाले आवर को लेते हैं। अगर कह रहा है कि 7 और 8 के बीच में मिनट की सुई कहां होगी, तो आप इसको 7 लेंगे, ठीक है। आवर की बात हो गई है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 7 और 8 के बीच में कहां होगा? जब ये, अब आपको मिनट के बारे में नहीं पता, आवर के बारे में तो पता है कि 7:05 या 7 बजकर कुछ मिनट पे, यहां पर क्या होगा कि 7 बजकर कुछ मिनट पर 180 डिग्री बन रहा है। तो 7 के बारे में पता है लेकिन मिनट के बारे में नहीं पता है, तो मिनट को हम एक्स रखेंगे। 7 जो है जिसके बारे में पता है उसको रख देंगे, तो मिनट एक्स हो गया बाई 2। एंगल आपको 180 डिग्री, राइट। अब यहां से एक्स निकालिए, $420 माइनस 11x इक्वल टू 360। तो x क्या हो जाएगा? 60/11, 5.55, 4, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये 5 से ज्यादा मिनट है, 5 से ज्यादा मिनट है,
यानी ये इस दोनों के बीच में कहीं है, इस दोनों के बीच में कहीं है। ये क्लियर हो गया। 5 पे भी नहीं, 5 से ज्यादा है, मिनट जो है 5 से ज्यादा है, तो 7:05 और 7:10 के बीच में कुछ होगा। एग्जैक्टली क्या होगा? एग्जैक्टली ये होगा, इतना मिनट, समझे? 5 से इतना सेकेंड ज्यादा है वो, राइट? तो ये आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट? अब इससे ही मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3:16 से लेकर के 3:17, तो आवर हैंड ये इधर कहीं होगा, और कॉन्साइड करने कह रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली मिनट हैंड, अगर ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, राइट? ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है। ये कौन सा ये क्या ये पॉसिबल है? यही ये बोल रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। कॉन्साइड करने का क्या मतलब हो गया? 0 डिग्री, 0 डिग्री। 3:कुछ पे कॉन्साइड कर रहा है ये, तो 3 किस मिनट पे कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि ये कॉन्साइड का मतलब 0 डिग्री, यानी 180 इक्वल टू 11x, x इक्वल टू 180/11, यानी 167643 समथिंग, यानी 16 और 17 मिनट के बीच में ये कॉन्साइड करेगा। पहला सही है, 16 और 17 मिनट के बीच में ये जाकर के कॉन्साइड करेगा, राइट? पहला सही है। दूसरा 4 के लिए है, 4 कितने मिनट पर कॉन्साइड करेगा, यानी कि अगर ये मिनट हैंड है, राइट, तो आवर हैंड जो है कितने मिनट पे कॉन्साइड करेगा इस पे? उसके लिए क्या करना होगा? 4 240/11, यानी कि 22 20 1 19 8, तो 21 और 22 के बीच में जाके कॉन्साइड करेगा। सेकंड ऑप्शन गलत है, समझे? सेकंड ऑप्शन गलत है, ठीक है? 4:21 और 4:22 के बीच में आपको करना कुछ नहीं है, बस ये जो है, अगर बोल रहा है 90 डिग्री तो यहां 90 लिख दीजिए, अगर बोल रहा है 0 डिग्री तो 0 डिग्री लिख दीजिए, अगर बोल रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट है तो 180 डिग्री लिख दीजिए। बस किसके किसके बीच में? तो 4 तो 4, 3 तो 3 मिनट निकाल लीजिए, ठीक है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको मैंने अभी रिसेंटली जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रीजनिंग स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले यही पढ़ाया है, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा है वो रीजनिंग का वो जो लेक्चर है उसको देख लें, राइट? इसको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इसको 4 बार लिख लेना है, 1 2, आपको 4 बार इसको लिख लेना है, एक ही चीज को, बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ही बार में एकदम सही आंसर पता चल जाए, फट से इसको लिख लीजिए, राइट? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जो जो ऑप्शन है उसको फिल कर दीजिए, CACA, CACA, दूसरा BABC, BABC, राइट? CBCA, CBCA, AABAB, ठीक है? अब इसके बाद टोटल काउंट करना है, ये कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का मतलब किसका पेयर बन रहा होगा? जनरली 2 × 8, यानी 2 की सीरीज चल रही होगी, या 4 × 4, ठीक है, इसकी ही सीरीज चल रही होगी, 4 × 4 की सीरीज चल रही होगी, तो जनरली ये 4 × 4 की सीरीज चल रही होगी। अब 4 × 4 की सीरीज में देखते हैं क्या चल रहा है। ACBC, चलो भाई यहां पर ACBC, फिर ABBC, ACBC, ABBA, देख रहे हैं? ACBC, ABBC, ACBC, लेकिन ABBA, यानी ये आपको गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ABBC, 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 सही है, आगे देखने की जरूरत नहीं, यही है, ठीक है? एक ही पैटर्न चल रहा है।
हो सकता है अल्टरनेट वाला भी चलता हो, लेकिन यहां तो कुछ एक ही चल रहा है। जैसे देखिए ए सी बी सी, अब फिर ट्रिपल बी सी, ए सी बी सी, ए बी बी ए, गलत। ए बी सी, बी 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 सी, ए बी सी, ए बी बी बी, गलत, ये भी गलत, राइट। चार का आप बनाएंगे इसमें भी तो मैच नहीं करेगा। मैंने ये आप लोग को बताया हुआ है, 3 1 2 3 4 5, ये रहा, ये रहा। कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है, इसको 4 बार लिखना है। सेकंड स्टेप फिल कर देना है। थर्ड स्टेप ये कितना है टोटल काउंट करना है। ठीक है, काउंट कर लिया 16 है, 16 यानी 4 इंटू 4 का बन रहा होगा। 15 होगा तो यानी 5 इंटू 3 का बन रहा होगा, या 3 इंटू 5 का बन रहा होगा। जनरली अगर 15 बन रहा है तो 5 इंटू 3 का बन रहा होता है। 18 बन रहा है तो 6 इंटू 3 का बन रहा होता है। ठीक है, बड़ा वाला 6 इंटू 3 का बन रहा होता है। 15 है तो 5 इंटू 3 का बन रहा होता है। क्या नाम है, 12 है अगर तब 3 इंटू 4 का बन रहा होता है, 4 इंटू 3 का बन रहा होता है, वो पता चल जाता है। और 16 है तो 4 इंटू 4 का बन रहा होता है। तो आपको ऐसे करके इसको करेंगे आप, खट से इसका एकदम एकदम सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ये कह रहा है कि आई डिडंट ब्रेक इट। देखिए यहां पर अगर 3-4 लोग हों, ठीक है, और पता चलना हो क्या कि कल्प्रिट कौन है, कौन गलत है यहां, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे आपको दे रखा है पी क्यू आर के बारे में दे रखा है, पी क्यू आर। ठीक है, अगर इस तीनों के केस में आपको जानना हो कि सही कौन बोल रहा है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जिस बंदे का आप, जिसको आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं उसकी बात, जैसे अगर आप पी की बात सुन रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि पी झूठ बोल रहा है, राइट, पी झूठ बोल रहा है। ठीक है, उसी तरह के जब आप आर क्यू को देखेंगे तो आप मान के चलेंगे क्यू झूठ बोल रहा है। उसी तरह जब आप आर को देखेंगे तो आप मान के चलेंगे कि आर झूठ बोल रहा है। अब इससे चीजें क्लियर होती हैं। जैसे देखिए, अब यहां कह रहा है, पी कह रहा है कि आई डिडंट ब्रेक इट। अब पी के केस में पी क्यू आर है, राइट, तीनों की बात है, यानी पी गिल्टी है। आप ये मान के चल रहे हैं कि पी दोषी है, पी गिल्टी है, राइट, और ये दोनों इनोसेंट है। ये आपको जब पी लेके चल रहे हैं, यानी इनोसेंट वाला बंदा जो है वो सही बोल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पी बोल रहा है कि आई डिडंट ब्रेक इट, यानी कि पी झूठ बोल रहा है, तो किसने तोड़ा होगा, पी ने तोड़ा होगा डायरेक्टली। ठीक है, किसने तोड़ा होगा, पी ने तोड़ा होगा। ठीक है, कह रहा है आर ब्रोक इट, सीधी सी बात, अगर ये झूठ बोल रहा है तो आर ने नहीं तोड़ा है। ठीक है, अब जब पी ने तोड़ा है तो क्यू ने भी नहीं तोड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या पता चल गया कि पी झूठ बोल रहा है। यहां से ये क्लियर हो गया, राइट, कि पहला यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि पी ने तोड़ा है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, बस क्लियर हो गया सीधा सीधी पी ने तोड़ा है। अब आते हैं क्यू पे। अब जब हम क्यू पे आते हैं, ठीक है, यहां पर भी 3 लोग होंगे, पी क्यू आर। यहां पर गिल्टी कौन है, क्यू है, क्यू दोषी है, पी और ये क्या इनोसेंट है। ये दोनों एकदम गौ माता है, एकदम इनको पता ही नहीं है झूठ क्या होता है। ठीक है, अब आर क्यू क्या कह रहा है, कह रहा है आई वॉज नॉट इवन नियर द विंडो, यानी कि शीशे के पास कौन था। यहां से क्लियर नहीं हो रहा है, इसका कहना है क्या कि मैं जो विंडो के क्लोज में नहीं था, तो ये विंडो के क्लोज में था। ठीक है, विंडो के क्लोजर था ये। ठीक है, विंडो के पास में कौन था, क्यू था। ठीक है, अब कह रहा है कि पी झूठ बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि पी झूठ बोल रहा है। तो पी क्या झूठ बोल रहा था, पी झूठ बोल रहा था कि पी ने नहीं तोड़ा है। तो कौन तोड़ा है, पी ने तोड़ा है। क्यू के अकॉर्डिंग भी किसने तोड़ा है, पी ने तोड़ा है। ठीक है, क्यू भी कह रहा है पी ने तोड़ा है, मैं विंडो के पास में नहीं था। आर के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं पता, राइट, आर के बारे में भी इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, ये इनोसेंट है पी, राइट, और क्यू क्या कह रहा है, ये विंडो के पास में नहीं था, क्यू पी झूठ बोल रहा है। पी क्या झूठ बोल रहा था, पी बोला था भाई मैंने नहीं तोड़ा है, तो इसका मतलब पी ने तोड़ा है। पी झूठ बोला तो क्या मतलब है, पी ने तोड़ा है। ठीक है, अब आर की तरफ आते हैं। आर जो है यहां पर से क्या कह रहा है, पी क्यू आर, आर क्या है, गिल्टी है। ठीक है, पी और क्यू इनोसेंट है, इन दोनों को कुछ नहीं पता।
राइट। ये दोनों एकदम साफ सुथरे छवि के आदमी है, ठीक है। कह रहा है आई डिडंट ब्रेक इट, आर कह रहा है आई डिडंट ब्रेक इट, तो किसने तोड़ा है? आर ने तोड़ा है। इसके अकॉर्डिंग आई डोंट नो हु डिड, आई डोंट नो हु डिड, राइट। आई डिडंट ब्रेक इट, आई डोंट नो हु डिड, लेकिन उसको पता है, उसको पता है किसने तोड़ा है। अब इन दोनों, जब इसने बोल दिया आई डिडंट ब्रेक इट, तो इसने तोड़ा है, तो बाकी बचे कुछ नहीं। यहां पर से इन दोनों का कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अब इस तीनों में क्या क्लियर है? किसका एकदम क्लियर हो रहा है? सीधा सीधी इससे भी पी गिल्टी है, इससे भी पी गिल्टी है, यानी क्लियर है किसने तोड़ा है? पी ने तोड़ा है। यहां कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। पहला वाले में एकदम सीधा सीधी बात है, इसने तोड़ा है, ठीक है, इसने और इसने नहीं तोड़ा है, ठीक है। यहां पर ये भी बोल रहा है, लेकिन यहां पर ये दोनों में पता नहीं चल रहा है कुछ भी। यहां पर आर का कुछ पता नहीं चल रहा। यहां से बस ये पता चल रहा है कि आई वॉज नॉट नियर द विंडो, पी इज लाइंग, यानी पी झूठ, पी तोड़ा है। ऑब्वियसली ये नहीं तोड़ा होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं पी, यहां से तो क्लियर एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये और ये कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहे हैं। क्यू के अकॉर्डिंग आर नहीं तोड़ा है, आर के अकॉर्डिंग आर तोड़ा है, तो यह कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। हां, आर तोड़ा है तो पी के बारे में इससे ये पता है कि पी यहां पर नहीं तोड़ा है, ठीक है, लेकिन यहां से क्लियर है कि पी तोड़ा है, ठीक है। यहां से ये क्लियर है कि पी तोड़ा है, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन में हम इसको मान के चलते हैं कि जो बंदा, जिसको भी आप लेके चल रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, उससे एकदम मैटर क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ना आप बिना टच किए भी सॉल्व कर सकते हैं, देख करके कि आपको लगेगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ए 6 दिन में एक काम पूरा करता है, बी 8 दिन में, और सी 12 दिन में, ठीक है, राइट। तो डेफिनेटली क्या है, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी, राइट। ए 6 दिन में एक काम कर ले रहा है, तो एक दिन में कितना परसेंट काम कर ले रहा है? वो 100% काम है अपॉन 6, 16.66% काम कर ले रहा है ये, देख रहे हैं, एक दिन का काम। बी एक दिन में, एफिशिएंसी देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर एक काम को आप 100% काम बोल रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये आपको 16.5% कर रहा था, ये 12.5% करेगा। और सी जो है, ये इसी काम को 12, 96, 40 इतने परसेंट टाइम में, राइट। तो एक दिन में टोटल काम का 16.5% बी कर सकता है अपने काम में, ए कर सकता है 12.5% बी, और सी ए का भी आधा, राइट। तो अगर किसी हाल में भी आपसे पूछे कि अगर तीनों मिलकर के एक काम करेंगे, तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली ये करेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। आपके 3 दोस्त में, ठीक है, एक दोस्त जो है, आप मान लीजिए 3 दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत फुर्तीला है, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी काम कर सकता है, और एक हमेशा दोस्तों में होता है, एक साला बड़ा आलसी होता है, ठीक है, उसको ना उठा करके कहीं ले जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, और एक एकदम रैपिड एक्शन फोर्स होता है, हर काम के लिए एकदम भागने को तैयार रहता है। तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे, सबसे ज्यादा कौन काम करेगा? जो सबसे ज्यादा एक्टिव है ना, सबसे ज्यादा एक्टिव है। मान लीजिए कि गड्ढा खोदना है, तो जो आलसी है वो बैठ करके देखता रहेगा, भाई आधा टाइम तो तू खोद दे, तू खोद दे, और जो काम वाला रहेगा वो फटाफट फटाफट मारना शुरू करेगा। तो वही ए है यहां पर। तो जब तीनों मिलके काम करेंगे, तो सबसे ज्यादा काम पहले कौन करेगा? सबसे ज्यादा काम जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही क्लियर हो गया, ए कंप्लीटेड मोर देन बी एंड सी इंडिविजुअली। तो बी और सी अलग अलग जितना काम करेंगे, हमेशा ए उन सबसे ज्यादा काम करेगा। तो ऑप्शन ए तो सही है, राइट। और कह रहा है आफ्टर 3 days 20% ऑफ वर्क वाज स्टिल लेफ्ट। 3 दिन के बाद 25% वर्क बाकी है, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना वर्क बाकी है। कह रहा है सी डिड एग्जैक्टली 10% ऑफ टोटल वर्क, राइट। अब टोटल वर्क का सी कितना करेगा एग्जैक्टली?
आप खुद सोचिए, अगर एक काम हो रहा है, ठीक है, एक दिन में ये तीनों मिलके कितना परसेंट काम कर रहे हैं? अगर ये 16.5% काम कर देना है 100% काम में, ये 12.5% काम कर दे रहा है, यही मान लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है, और इसको ये 8, तो देखिए 0, ये कितना हो गया 36 37, इसको भी 0 0 ले लेते हैं, हटाइए 36, राइट, 36% काम हो गया है। अब सब कितना काम बाकी रह गया है? अप्रॉक्स आपको 3 गुना काम बाकी रह गया है, तो देखिएगा तो ये कितना काम पूरा करेगा? ये 48% काम करेगा, ये आपको 36% काम करेगा, ये 24% काम करेगा, राइट। अप्रॉक्स लेके जा रहा हूं, अगर आप इसको थोड़ा सा और कम लेके जाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कम कर देंगे, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि टोटल वर्क का सिर्फ 10% काम किया होगा, टोटल वर्क का 10% काम किया होगा। अगर 75% काम हो गया है, नॉर्मल समझिए, 75% काम हो चुका है, ठीक है, तो 36 दूनी 72, दुगने की तरफ जाते हैं, तो 32% ये, 24% ये काम, और 16% काम, यानी 75% काम जो अगर हुआ है, ये 72% काम हो गया, इसी से थोड़ा आसपास होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट निकालिएगा तो 6 लिख करके ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो 72% के आसपास देख रहे हैं आप, 72% काम ही जब पूरा हुआ है, तो सी 10% से कहीं ज्यादा 16% काम का कंट्रीब्यूशन किया है अभी तक में, तो ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखिए सिंपल क्वेश्चन में ना, जब क्वेश्चन सिंपल हो तो उसमें बहुत ज्यादा, उसमें 1/6 1/8 प्लस 1/12 करके एक दिन में कितना काम पूरा, तो यही सब निकालने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन यहां सिंपल है, क्वेश्चन में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी कैसे होते हैं जहां आपको बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, 3 आइटम जो है उसको बेच रहा है। 3 आइटम कौन कौन से हैं? ए, बी और सी, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ए टू बी, जो ए पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज का, अपॉन बी, वो जो है वो सेम है प्रॉफिट ऑन ए टू बी टू सी, यानी प्रॉफिट परसेंटेज किस पर? ए, प्रॉफिट परसेंटेज बी, ए टू बी किसके बराबर है? बी टू सी के। प्रॉफिट परसेंटेज बी, प्रॉफिट परसेंटेज सी। अब कह रहा है टोटल प्रॉफिट 180 है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? देखिए इस केस में टोटल आपको प्रॉफिट तो दे दिया, ए बी सी का टोटल प्रॉफिट दे दिया, राइट, 180। अब यहां पर वैल्यू 1 जो है प्रॉफिट ए, वैल्यू 2 प्रॉफिट बी, वैल्यू 3 प्रॉफिट सी है। बट प्रॉब्लम यह है क्या कि यहां पर आप एक तरीके से समझिए कि प्रॉफिट को आप बी स्क्वायर जो है, आप यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी ये तो डेफिनेट है कि अब बी जो है ए और सी के बीच में होगा, राइट। बी जो है ए और सी के बीच में होगा, क्योंकि जैसे मान कोई भी आप नंबर लीजिएगा ना स्क्वायर में, तो वो दो नंबर, एक नंबर ज्यादा होगा, एक नंबर कम होगा, उसी के बीच का हो सकता है। अब दोनों नंबर से कम होगा, अब ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। जैसे आप 64 लीजिए, 64, तो ये क्या होगा आपको 4 या 6, 4 इंटू 6 बराबर भी हो सकता है। तो यहां क्या है ये हमें पता नहीं है, तो यहां पर बस एक ही लाइन बोलेंगे, डाटा सफिशिएंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं। ये क्वेश्चन अब आप बोलेगा कि सर आपने ऐसा क्वेश्चन दे दिया इसमें, तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, नॉर्मली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें डेटा सफिशिएंट ना हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत खास नहीं है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कह रहा है रेशियो ऑफ सम ऑफ डिजिट, रेशियो ऑफ सम ऑफ डिजिट टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट बाय नंबर। मतलब रेशियो लेना है, कोई भी एक नंबर है 3 डिजिट का, मान लीजिए एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा इसका? सम ऑफ डिजिट ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट,
x इंटू वाई, x इंटू वाई इंटू जेड, और नंबर खुद में क्या है, एक्स वाई जेड, नंबर ये है आपको एक्स वाई जेड। तो एक चीज तो हमेशा याद रखिए, ये तो हर हाल में होगा कि 3 डिजिट का नंबर है। अब 3 डिजिट के किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो मैक्सिमम नंबर है, मान लीजिए 999 है आपका मैक्सिमम नंबर, समझे। इस केस में भी सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 प्लस 9 27। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट भी कीजिएगा तो 9 इंटू 9 इंटू 9 729। यानी हर हाल में जो है सम ऑफ डिजिट जो है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से कम होगा और नंबर सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट जो है यानी x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई जेड, नंबर खुद, ठीक है, नंबर खुद। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तब आपको क्या होगा, वैल्यू 1 है आपको सम ऑफ डिजिट, वैल्यू 2 है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, और वैल्यू 3 नंबर है। एक बात तो क्लियर है कि नंबर सबसे ज्यादा होगा हर हाल में, ठीक है। कुछ केसेस में ये पॉसिबल है कि सम ऑफ डिजिट जो है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के बराबर हो, जैसे 1 2 3 ले लीजिए। अगर आप 999 की जगह 1 2 3 लीजिएगा, 2 प्लस 3, बस यही एक केस आएगा, इसके अलावा तो आपको ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 123, नंबर तो 123 लिया आपने, वो तो होगा नहीं। ये कौन सा केस हो सकता है, ऐसा केसेस लें, एक नंबर लेते हैं, चलिए समझाने के लिए बता रहा हूं, नॉर्मली आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि आप सीधा सीधी इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा ये किस केस में है। अगर आपको ये बोलिएगा तो क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको एक्स इंटू वाई इंटू जेड का समझिए एक तरीके से स्क्वायर, समझे। अब आप एक्स वाई जेड यहां से अगर आप निकाल के भी देखेंगे, हर हाल में देखिए इस केस में क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या हो रहा है, चलिए इसको मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई जेड एक तरीके से क्या है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन वो नंबर खुद। यानी एक तरीके से समझिए एक्स वाई जेड 3 डिजिट का नंबर, एक तरीके से देखिए इस तीनों डिजिट का सम जो है वो इस दोनों का भी रेशियो है, मतलब इससे भी कम है। अब यहां क्या हो रहा है, आप कोई भी नंबर लीजिएगा तो उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हर हाल में इससे बड़ा तो होगा ही होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, समझे। अगर आप 1 प्लस 2 1 2 3 भी ले रहे हैं कि ये दोनों बराबर है आपके नजर में, बट ये सिचुएशन क्या कह रही है, ये दोनों बराबर नहीं है। कैसे, अगर आप यहां पर 123 कह रहे हैं, ठीक है, तो ये 6 का स्क्वायर पर 123 होगा। अगर आप एक्स वाई जेड को ये लीजिएगा तो ये तो कंडीशन ही मैच नहीं कर रहा है। तो जिस कंडीशन के लिए ये मैच कर रहा है उस केस में क्या होगा, हर हाल में देख रहे हैं एक्स वाई जेड, यहां आपने कंडीशन लिया जहां पर ये दोनों मैच कर रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन नहीं मैच कर रही है। एक एग्जांपल है, जैसे 735 है, ठीक है। अगर आप 735 लेते हैं नंबर, आपने एक्स वाई जेड को 735 ले लिया, राइट। इसको इतना घसीटने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या कि ये सिंपल दिख रहा है क्या कि एक्स प्लस वाई जेड हमेशा एक्स वाई जेड से कम होगा और एक्स वाई जेड से, और जिस केस में आपको लग रहा है कि नहीं हो तो वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। 7 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 5 इसका स्क्वायर अपॉन 735। देखिए इस केस में ये हो रहा है, ये आपको हो गया 15 735 और ये 15 इंटू 7 का स्क्वायर। यहां से भी अगर आप कीजिएगा तो आ जाएगा 15 105 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपको 15 इंटू 7। एक एग्जाम्पल दिया आपको मैंने, ठीक है।
आ रहा है। इस केस में भी क्या आ रहा है, ये 15 ही बन रहा है, ये 115 बन रहा है, 735 बन रहा है। तो ऐसा कोई भी केस होगा तो उसमें x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे भी आपको दिख ही रहा है, नॉर्मल हमेशा कम ही होगा नॉर्मल में भी, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर ही होगा। तो यहां पर क्या होगा, वैल्यू 1 लेस देन वैल्यू 2 लेस देन वैल्यू 3, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको क्या है, सीधा सीधी पहले ये समझे कि a प्लस बी मिलकर के एक काम को x डेज में पूरा करता है, ठीक है, ये समझिए। अब कह रहा है क्या कि ए डेज मोड़ लेता है, ए कितना दिन ज्यादा लेता है, ए डेज ज्यादा लेता है, ठीक है, और बी कितना लेता है, बी डेज मोड़ लेता है, ज्यादा लेता है। तो ए एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा, एक्स प्लस ए डेज में पूरा करेगा, है ना। और सिमिलरली बी जो है उसी काम को एक्स प्लस बी डेज में पूरा करेगा, है ना। अब यही दोनों को मिल करके काम करना होगा, तो ए प्लस बी एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, दिस वन। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यही निकाला था ना। ए एक काम को x प्लस 1 डेज में करता है, ठीक है, ए एक काम को x प्लस 1 डेज में पूरा करता है, बी x प्लस बी डेज में। तो ए प्लस बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 1 x डेज में। यही हम लोगों ने लिया था ना, ए प्लस बी x डेज में पूरा करता है। सिमिलरली अब इसको सॉल्व करके x को निकालेंगे, अंडर रूट ए बी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए यहां पर 4 दिन में पूरा कर रहा है, बी 9 दिन में 6। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां कितना अपनी मतलब कभी कभी आपको अगर आपने सॉल्व किया होता इस टाइप का आता तो सीधा सीधे इसमें निकाल लेता है, ठीक है। सॉल्व करके निकालिएगा तो ए इक्वल टू अंडर रूट ए बी ये आ जाए। देखिए आप ये क्वेश्चन देखकर हमेशा डर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, सीधा सीधी मल्टीप्लीकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब आप सोचेंगे यार यहां भी क्यू दे दिया, यहां भी क्यू आर, क्या होगा, तीनों डिफरेंट डिजिट्स है। नॉर्मल सोचिए, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप टेबल पढ़ते हैं, तो 3 के टेबल में जो यहां है वही यहां आना। जैसे आप 3 का टेबल पढ़ते तो क्या लिखते, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 9, 3 इंटू 4, ये आपको क्यू है, राइट, ये जो है आपको क्यू है। और ये समझिए आप 3 है, ये वाला 3। अब क्या आपको यहां, और ये भी क्या एक डिजिट है, तो आपको क्या लिख रहे हैं, एक लाइन से डिजिट लिख रहे हैं, है ना, 12, राइट। और कह रहा है यहां पर भी आपको क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई के बाद ये वाला पोजीशन जो है, ये वही जो क्यू आ रहा है। तो 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 9 27, और जीरो का तो चर्चा ही नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ है नॉन ये वाला। अब यहां वाले सारे डिजिट को देखिए जो क्यू यहां वाले से मैच कर रहा हो, कौन सा मैच कर रहा है, सिर्फ 5 वाला मैच कर रहा है, ठीक है। आप सोचिएगा कि ये अरे ये कैसे ले सकते हैं, जैसे आप यहां पर 5 लिखा रहेगा, अगर 5 तो आप क्या करते हैं, 5 या 15 और ऊपर 1 जाता है ना, 1 जाता है। तो अब यहां पर 1 है, राइट, 15 लिखे 1 आया। अब आप क्या करेंगे, 3 इंटू पी प्लस 1, ये आर क्यू होना चाहिए, समझे, यानी यहां पर भी 5 होना चाहिए, क्यू है यहां पर भी, क्यू को ही 5 लिखे हैं ना, तो यहां पर भी 5 होना चाहिए। तो यहां 5 होने के लिए क्या है आपको, ये एक्चुअली में क्या है, 3 इंटू पी इक्वल टू आर क्यू माइनस 1, और ये क्या है, दिस वन, यानी R4, ये 5 है, क्यू क्या है 5 है, देख रहे हैं, आर क्यू माइनस 1 यानी R5 माइनस 1 यानी R4, यानी इस पोजीशन पे आपको 3P इंटू 3P क्या होना चाहिए, 3 इंटू P R4। और ये कब पॉसिबल है, सिर्फ 24 के केस में, दिस वन, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। हमें अब क्या आ गया, R आ गया 2, P आ गया 8 और Q आ गया 5। तो P प्लस R बाई क्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 बाई 5,
2। आंसर 2। ये सीसैट का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एक डाला था क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा रहता है, आप देख के घबरा जाते हैं। अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का? पहला, अच्छा ये दे रखा है यानी हमें 3 का टेबल, आप इससे एक ही डिजिट को डिजिट टू डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका ही टेबल पढ़ेंगे ना। और एक ही डिजिट दे रखा है यानी 1 से लेकर 9 तक ही हो सकता है, क्योंकि इसने बोल दिया है कि 0 नहीं है। अगर 0 होता तो 0 भी देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी, ठीक है, अपॉन इसका डिजिट को रिवर्स कर दीजिए बी ए, ये कह रहा है 4/7 है। ए बी को क्या लिखेंगे? 10a प्लस बी, और बी ए को 10b प्लस ए, ये 4/7 है। राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70a 7b 40b प्लस 4a, 66a इक्वल टू 33b, बी इक्वल टू क्या हो गया? 2a। अब डिजिट निकालना है, कौन कौन कैसा हो सकता है। अगर आप ए को, अब यहां पर हम लोग को देखना है ए बी कौन कौन सा हो सकता है। अगर हम बी ए को 1 लेते हैं तो बी क्या हो जाएगा? 2। अगर बी को 2 लेते हैं ए क्या हो जाएगा? 4। बी को 3 लेते हैं, ए को 3 लेते हैं तो ए 6, 4 लेते हैं तो 8। अब 2 का तो इतना ही आएगा ना, और तो कोई आएगा नहीं। अब 0 लेंगे तो 0 0, ए भी दोनों 0 हो जाएगा। तो नंबर क्या क्या बन जाएगा हमें? ए बी 12, तो बी ए क्या हो जाएगा? 21, 4/7। सिमिलरली 24 42, 4/7, 36 63, 4/7, 48 84, 4/7। कितने पेयर्स हो गए? 4 पेयर। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आपको घबराना नहीं होता है बस, समझे? अगर आप घबराए तो गया, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख करके इतने में ही काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में इंग्लिश में पास, जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ हो, किसमें? इंग्लिश में 80%, जो सिर्फ हिंदी में पास हुआ हो 70%, और कह रहा है कि जो दोनों में फेल हुआ हो। अब दोनों में पास नहीं बताया है, लेकिन यह कह रहा है कि जो दोनों में फेल हुआ हो। सबसे पहले यह देखिए कि कितने तरह के लोग हो सकते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास किए हो, सिर्फ इंग्लिश में, या सिर्फ हिंदी में, या दोनों में। एटलीस्ट किसी एक में तो पास किए होंगे। तो जो अगर इसमें से हम ये हटा दें 15%, 100% स्टूडेंट है, उसमें से ये हटा दें 15%, तो ये पता चल जाएगा स्टूडेंट्स पास एटलीस्ट इन 1 सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ हो, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ हो। कितना हो जाएगा? 100 में से 15%, 85% स्टूडेंट। ये वो है जो एटलीस्ट आपको एक सब्जेक्ट में तो जरूर पास किए हैं, समझे? तो अब ये 85% कौन है? जो इंग्लिश में पास हुए हैं, समझे? जो हिंदी में पास हुए हैं, ठीक है, माइनस जो दोनों में पास हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में। वही है ना ये कि कम से कम एक में तो पास हुए होंगे। इसको ऐसे देखिए, ये कौन है? ये इंग्लिश वाले हैं जो सिर्फ इंग्लिश में। ये देखिए, ये है इंग्लिश वाले जो सिर्फ इंग्लिश में पास किए हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में भी पास किए हैं, राइट। अब मैं इसमें, ये देखिए, ये सिर्फ हिंदी वाले हैं जो सिर्फ हिंदी में पास किए, लेकिन ऐसा थोड़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास किए होंगे। तो ये समझ लीजिए, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वो स्टूडेंट्स का है जो इंग्लिश हिंदी दोनों में पास किए हैं, और ये जो एटलीस्ट इंग्लिश में पास किए हैं, और ये एटलीस्ट जो हिंदी में पास किए हैं। तो इन सब को मिला लिया जाए, जो इंग्लिश में पास किए हैं, जो हिंदी में पास किए हैं, ठीक है,
और जो कम से कम एक सब्जेक्ट में, मतलब दोनों में पास किए हैं। अगर माइनस कर दें इन दोनों को, तो ये क्या है, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किए हैं, ये दोनों है। ये दोनों कौन है? ये वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए तो ये वाला, ये दोनों बचा हुआ पार्ट कौन है? जो एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में पास किए हो, है ना। ये कौन है? ये इंग्लिश हिंदी दोनों में पास करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये जो है ये इंग्लिश में पास करने वाले लोग हैं, राइट। और ये हिंदी में पास करने वाले लोग हैं। तो इंग्लिश में पास करने वाले लोग, राइट, हिंदी में पास करने वाले लोग, इन दोनों में से अगर इसको हटा दें जो दोनों में पास किए हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? जो कम से कम एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास, जो कम से कम या तो इंग्लिश में पास किए हो या हिंदी में पास किए हो, ठीक है, राइट। तो ये कितना है? ये है 80%, ये 70%, इसके बारे में नहीं पता है। ये दोनों में पास किए हुए लोग, तो ये कितना आ जाएगा दोनों में पास करने वाले? 65%। 65% लोग क्या हो गए? जो दोनों में पास किए हैं। देखिए, अब हमको पता करना है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हो, राइट, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हो और जो सिर्फ हिंदी में फेल हुए हो। तो जब हमें यह पता चल गया है कि इंग्लिश में पास करने वाले 80% है, इंग्लिश में पास करने वाले 80% है, और दोनों में पास करने वाले, इंग्लिश और हिंदी में पास करने वाले कितने हैं? तो 80 में अगर 65 को माइनस कर दें, ठीक है, 80 में इंग्लिश में दोनों में जो पास किए उसको माइनस कर दें, तो इंग्लिश में फेल करने वाले निकल जाएंगे। सिमिलरली हिंदी में माइनस कर दें तो हिंदी में निकल जाएंगे। तो टोटल ऐसे लोग जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं कितने हो जाएंगे? 20%। टोटल ऐसे लोग जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं कितने हो जाएंगे? 20%। समझे? आपको इसमें थोड़ा एकदम सिंपल नहीं, मतलब इसमें थोड़ा नेक्स्ट स्टेप आगे था। अगर आपसे सीधे पूछता कि दोनों में पास करने वाले लोग कितने हैं, क्योंकि आपको ये दोनों दे दिया, कहा दोनों में फेल करने वाले, तो दोनों में फेल करने का मतलब क्या है? अगर इसमें से आप 100 में से हटा दीजिएगा तो बचा हुआ इंसान क्या होगा? जो किसी ना किसी में तो पास किया होगा। ये आ गया, जो किसी न किसी में पास किया है। अब जो किसी न किसी में पास किया है वो कौन होगा? जो किसी, ये क्या, ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है। इसका मतलब क्या? आप इसका मतलब है कि आप एक ही इंसान को दो बार काउंट कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसको हटा दो तो एक्चुअली में ये है, इतने लोग पास किए हैं जो किसी ना किसी में पास किए हैं। ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी में पास किए हैं। तब आप क्या कर रहे हो? इसको मैं क्यों, इसको एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या हो जाता है? जो या तो इंग्लिश में पास किया हो या हिंदी में पास किया हो, किसी एक में पास किया हो, या दोनों में पास किया हो, या दोनों में। तो ये दोनों वाला जो है ये दो बार काउंट हो जाएगा ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये वाला क्या, ये दो बार काउंट हो रहा है, इसीलिए मैं माइनस कर रहे हैं इसको। क्योंकि जब आपने गोला घेर दिया एक बार, ठीक है, गोला घेर दिया तो उसमें तो दोनों बच्चे आ गए ना। लेकिन अगर एक ही गोला को ऊपर दूसरे गोला रख दिया तो एक ही बंदा दो बार काउंट हो गया। ये क्या है? एक ही बंदा दो बार काउंट हो गया। ये दोनों क्या बता रहा है? ये दोनों ये बता रहा है कि यहां पर दो तरह के बंदे हैं, जो इंग्लिश में पास किए, जो हिंदी में पास किए, और जो इंग्लिश और हिंदी मिला करके पास किए। लेकिन ये दो बार काउंट हो जा रहा है। क्यों? क्यों? अगर आप सिर्फ इसको लीजिएगा, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट में क्या है? जो बंदा इंग्लिश में पास किया है प्लस इंग्लिश या हिंदी में पास किया है, राइट, ये वो बंदा है, ये पूरा होगा। ठीक है। उसी तरह अगर आप इधर से लीजिएगा ये वाला गोला कंप्लीट ऐसे, तो यहां पर कौन सा बंदा आएगा? जो हिंदी में पास किया है प्लस इंग्लिश या हिंदी दोनों में पास किया है। तो देख रहे हैं ये दो बार काउंट हो जा रहा है, एक ही आदमी दो बार काउंट हो रहा है, इसीलिए हम इसको एक बार माइनस कर देते हैं।
इसको अगर एक बार हम माइनस कर देंगे, एक बार इसमें से, ये सब में से एक बार इसको माइनस कर देंगे तो हमको कौन आ जाएगा? हमको आ जाएगा जो इंग्लिश में पास किया है, जो हिंदी में पास किया, या जो इंग्लिश से हिंदी में पास किया। इसीलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। कर दिए तो आ गया जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास किया। तो माइनस करते ही क्या आ गया हमें? यही जो कम से कम एक सब्जेक्ट। तो हमें वो लोगों के बारे में पता चल गया, समझे, कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास किया। तो अब इसमें से हमें किसको हटाना है? जो इंग्लिश और इसमें दोनों पास किया है, इंग्लिश वाले में से इसको हटा देंगे तो जो फेल किया है इसमें ये आ जाएगा इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में हटा देंगे तो हिंदी वाला का आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो एटलीस्ट जो फेल किया एक सब्जेक्ट में उसका आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सिंपल है, यहां कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो है 1 केजी के बराबर है। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। और 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये इसके बराबर हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी 1 ग्राम किसके बराबर हो गया? ठीक है, तो 0.1 ग्राम, सॉरी ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर, 10 mm इसका क्यूब 1 ग्राम में। 1 ग्राम कितना हो गया? 1000 मिलीमीटर का क्यूब, क्यूबिक मिलीमीटर। तो 0.1 ग्राम 100 मिलीमीटर का क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, समझे। ये भी PYQ ही है, सिंपल था बहुत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यूपीएससी सिंपल क्वेश्चंस भी देखती है। अब यहां पर आपको इसलिए दिक्कत हो रही होगी सबको क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये नहीं पता होगा, बस यहीं पर आप मात खाएं, क्योंकि 1 लीटर इज 1 केजी, ये आपको पता है। बाकी आप ऑप्शन से भी देखेंगे तो थोड़ा सोच सकते हैं, समझे, क्योंकि सबसे पहले ग्राम में पूछ रहा है तो आपको इसको ग्राम में बदलना होगा, और वो क्यूबिक मिलीमीटर में बोल रहा था, आपको सेंटीमीटर के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे आप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है पी स्कोर 40 मार्क्स मोर देन क्यू, क्यू से ज्यादा लाया 40, और क्यू कह रहा है 10% लेस देन पी, 0.9 पी इक्वल टू क्यू। पी क्या है आपको यहां पर से ले आइए, 0.9 इंटू पी प्लस 40, क्यू प्लस 40, की इक्वल टू 0.9 क्यू प्लस 40 इंटू 0.9, 36, यानी 0.1 क्यू इक्वल टू 36। तो क्यू क्या हो जाएगा? 36 अपॉन 0.1, नीचे पॉइंट है ऊपर चला जाएगा, 0 बन जाएगा ये, इसीलिए क्यू हो जाएगा 360। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि ये डिजिट्स दे रखे हैं और ग्रेटर देन 30,000 कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 4 पोजीशन है, 4 नंबर है, 3 रख दीजिएगा तो कौन कौन से नंबर बाकी रह जाएंगे? 3 3 2 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। इस 4 नंबर को फैक्टोरियल 4 ढंग से अरेंज कर सकते हैं। 3 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, इसको कीजिएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? यहां से अगर जिसका भी फैक्टोरियल वहां से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 1, ठीक है। 6 आ गया, 6 आंसर होगा। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है ये, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 2 बार से नहीं पूछा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, तो इस बार आएगा क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबल को चांस है कि इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से वो क्वेश्चन देगा, क्योंकि पिछले 2 बार से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कराया जो टेस्ट 1 का जितना एप्टीट्यूड वाला पार्ट था। अब इसके बाद मैं आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, तो रीजनिंग की क्लासेस अब यहां पर से आपकी पर डे क्लासेस होते चली जाएंगी। मैं बहुत ज्यादा ब्रेक हो चुका है, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं आई, रेगुलर नहीं आई। अब आप एग्जाम आए से जुड़े रहे, अब आपको पर डे लेक्चर इस पर मिलता रहेगा कंटिन्यूटी के साथ।
और अभी से लेकर के एग्जाम डे तक आपको बिना किसी एब्सेंटी के सारा का सारा लेक्चर आपको मिलता रहेगा। सो एग्जाम आयस से आप जुड़े रहें। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, एग्जाम आयस को ऐप को डाउनलोड करें, जाकर जल्दी से टेस्ट दें। टेस्ट 2 भी शायद बहुत लोगों ने टेस्ट 2 दिया होगा। फरवरी में आपको जो कमिंग मंथ है उसमें टेस्ट 3 होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप टेस्ट को बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है, चलिए, एग्जाम आयस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।